क्लास 12th बिजनेस स्टडी में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहे थे। उसमें 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। जिसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कार्य पढ़ाना है। मध्य स्तरीय प्रबंधकों के मुख्य कार्य, फर्स्ट है उसमें इंटरप्रेटिंग पॉलिसी, नीतियों की व्याख्या करना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का यह पहला कार्य है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा जो पॉलिसी तय की जाती है उसके बारे में लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताना, वर्कर को बताना। यह कार्य मिडिल लेवल मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। जैसे मार्केटिंग मैनेजर और अपने सेल्समैन को कंपनी द्वारा निर्धारित की गई सेल्स, टोटल सेल्स को बताना कि कितना सेल्स करना है और सेल्स करने में पॉलिसी क्या तय की गई है, पॉलिसी में क्रेडिट सेल किया जाना है कि नहीं। सेकंड नंबर पर प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, संगठनात्मक ढांचा तैयार करना। मिडिल लेवल का प्रत्येक मैनेजर कंपनी के उद्देश्यों के संदर्भ में अपने अपने विभागों की ढांचा तैयार करते हैं। किससे क्या काम लिया जाना है, किस कर्मचारी से कौन काम लिया जाना है, इसके बारे में तय करता है। थर्ड, अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की नियुक्ति करना। प्रत्येक डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने डिपार्टमेंट में अपने डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है। यानी कर्मचारी कम है तो कर्मचारियों की नियुक्ति करने का कार्य भी डिपार्टमेंट मैनेजर का होता है। 4 नंबर, इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, निर्देश जारी करना। डिपार्टमेंटल मैनेजर द्वारा यह अपने कर्मचारी को निर्देश दिया जाता है कि किस कर्मचारी द्वारा कौन सा कार्य किया जाना है और कैसे किया जाना है, कब किया जाना है। उसे आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराना है ताकि उसके काम करने में कोई रुकावट ना आए। 5th नंबर, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। डिपार्टमेंटल मैनेजर द्वारा या डिपार्टमेंट मैनेजर का यह काम है कि अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करे। कंपनी का उद्देश्य यह तय किया गया है, इस उद्देश्य को प्राप्त करना है तो पूरी क्षमता से काम करने के लिए उसे कर्मचारियों को मोटिवेट करने का काम। 6 नंबर, क्रिएटिंग कोऑपरेशन, समन्वय स्थापित करना। कंपनी के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए जितने विभाग बनाए गए हैं कंपनी में, उन सभी भागों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक है। और यह कोऑर्डिनेशन का काम मिडिल लेवल मैनेजरों द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वो मिडिल में होते हैं, मध्य में होते हैं। टॉप लेवल के द्वारा जो दिशा निर्देश होता है उसका पालन कराते हैं। अब तीसरा नंबर, 3rd नंबर, लोअर लेवल
और सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। और भी नाम इसका सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। इसमें फोरमैन, सुपरवाइजर को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है, प्रथम पंक्ति के प्रबंधक भी कहा जाता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट के कार्य क्या करने होते हैं? पहला है सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेज, श्रमिकों की पीड़ा को प्रेषित करना। ये जो फोरमैन और सुपरवाइजर इसमें सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, इस लेवल के अधिकारी होते हैं। इनके अंदर में कार्य करने वाला होते हैं, ये काम कराते हैं, लोग श्रमिकों से काम कराते हैं। अब इनसे श्रमिकों का सीधा संपर्क होता है, सीधा संवाद होता है। अगर छोटी मोटी समस्या होती है तो अपने स्तर से जो सुलझाने लायक होती है तो तुरंत सुलझा देते हैं, और यदि समस्या गंभीर है, बड़ी समस्या है, तो उसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताते हैं, उनके तक पहुंचाते हैं। सेकंड नंबर, इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट, उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। उचित कार्य वातावरण यानी जहाँ पर कार्य हो रहा है वहाँ का वातावरण सही होना चाहिए, ताकि उस वातावरण में रहकर काम करने में कोई कठिनाई न हो। ऐसा माहौल पैदा करना, ऐसे उस स्थान को डेवलप करना, यह काम भी इन लोअर लेवल मैनेजमेंट के जिम्मे होता है। जैसे कार्यस्थल पर पानी की व्यवस्था, उचित प्रकाश, बिजली की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, सभी में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कंडीशन, ये सभी इनके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इससे श्रमिकों के कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, कार्य करने में मन लगता है, अधिक कार्य होते हैं, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में इससे सहायता मिलती है। तीसरा है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। मशीनों पर काम करते समय मशीनों से होने वाली दुर्घटनाओं के निराकरण की व्यवस्था करना, यानी कि मशीन पर काम करते समय कोई ऐसी घटना न घटे ताकि कोई कर्मचारी दुर्घटना के शिकार हो जाए। तो उसके लिए मशीन के आसपास ऐसी व्यवस्था करना कि यह दुर्घटना न होने पाए और श्रमिक जो है सुरक्षित रहें। इसकी ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना ताकि यह घटना श्रमिकों के साथ न घट पाए। अगला है हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करना। फोरमैन, सुपरवाइजर, ये मिडिल लेवल मैनेजर की सहायता करते हैं। कैसी सहायता? जैसे जब कर्मचारियों की वैकेंसी होती है तो उस समय कर्मचारियों के चयन करने में, उन्हें ट्रेनिंग देने में, प्रमोशन देने में, ताकि इनका सीधा संबंध होता है किसका प्रमोशन सही होगा कंपनी के लिए, वह जानते हैं। तो इस तरह से मिडिल लेवल मैनेजर द्वारा कह करके उनका प्रमोशन करना जो सही हो। अगला है इनवाइटिंग सजेशंस, सुझाव आमंत्रित करना।
ये अपने अधीनस्थों से यानी श्रमिकों से, कर्मचारियों से यह सुझाव मांगते हैं कि और काम अच्छे ढंग से कैसे हो सकता है, सुरक्षित तरीके से अच्छा से अच्छा, अधिक से अधिक काम और कैसे हो सकता है, इसके लिए सुझाव मांगते हैं। अगला, क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस, अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना, यानी सभी कर्मचारी जो वहाँ काम करने वाले हैं सभी के बीच में ऐसे माहौल को बनाना ताकि आपस में टकरार की संभावना न हो, और यदि टकराव हुआ तो उसको टाला भी जा सके। यह लोअर लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट का यह कार्य है। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य फंक्शनल मैनेजमेंट में पांच कार्य आते हैं और उसका सिस्टमेटिक सीरियल वाइज कार्य होते हैं। प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पांच कार्य हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। ये क्रमवार सीरियल वाइज बने हुए हैं। अब इसमें पहला प्लानिंग, इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। इसका आशय है कुछ करने से पहले सोचना। अगर कोई कार्य करने से पहले उसके बारे में सोचा जाए तो वह कार्य सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा कहा जाए कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं तो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, यही नियोजन कहलाता है। प्लानिंग इज द डिटरमाइनेशन ऑफ ए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव ए डिजायर्ड रिजल्ट। प्लानिंग के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, तथा हु इज टू डू, किस व्यक्ति द्वारा किया जाना है। अगर कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले इन बातों पर सोच विचार किया जाए तो बहुत ही सरलता से उस उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, और अगर इन पर विचार नहीं किया जाएगा तो उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन होता है। अब प्लानिंग एक लंबी प्रक्रिया है। अब इसके लिए क्या करना होता है, तो इसके लिए पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का निर्धारित करना, डेवलपिंग प्रेमिसेज, आधार विकसित करना, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, वैकल्पिक कार्रवाइयों की पहचान करना, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, वैकल्पिक कार्रवाई का मूल्यांकन करना, सेलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव, एक विकल्प का चयन करना, इम्प्लीमेंट द प्लान, योजना को लागू करना, फॉलो अप एक्शन, समीक्षा करना। ये प्लानिंग एक लंबी प्रक्रिया में 7 स्टेप ये बनाए गए हैं।
7 स्टेप के बारे में इसको लागू करना, 7 स्टेप में लागू करना इसको जो है प्लानिंग को। तो इस तरह से हम यदि प्लानिंग पर काम करें तो निश्चित है कि संस्था को, कंपनी को, व्यवसाय को उसके जो उद्देश्य तय किया गया है उस उद्देश्य को प्राप्त करना सरल होगा। सेकंड नंबर पर है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन। इट रेफर्स टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। संगठन का अभिप्राय सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना है। संगठन में समूह में कार्य किया जाता है, तो उसमें मैत्रीपूर्ण समायोजन करने की बात है, तभी जो है काम आसान होगा। फर्स्ट वर्क ऑफ मैनेजर प्लानिंग। को कार्य रूप में देने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स, कार्य भूमिकाओं का एक ढांचा बनाना तथा कायम रखना जरूरी है। अब इन कार्य भूमिकाओं के इस ढांचे को तैयार करना ही संगठन कहलाता है। प्लानिंग में अभी 7 स्टेप जो बताया गया, ये 7 स्टेप तो लिख दिया गया और उसके आधार पर जो है उसका निरीक्षण किया जाएगा, चाहे उससे ही प्लानिंग बनाया जाएगा उसके आधार पर जो है। लेकिन उस प्लानिंग में जो विचार रखे गए उसको वास्तविकता में बदलने के लिए मानव समूह की आवश्यकता होती है, और मानव समूह को एक व्यवस्था में बांधने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत जितने भी कार्य किए जाने हैं उन टोटल कार्य को छोटे छोटे कार्यों में बांटना और इनको विशेष पदों से जोड़ना, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि एक विशेष क्रिया का निष्पादन किस पद पर होगा, यानी कौन सा कार्य किस पद के कर्मचारी के द्वारा किया जाएगा। विभिन्न पदों को एक विभाग के रूप में एकीकृत करना, विभिन्न पदों पर होने वाले कर्मचारियों के नियुक्ति होने के बाद उस कर्मचारी का अधिकार क्या है, दायित्व क्या है, ये स्पष्ट करना। एक दूसरे कर्मचारी या अधिकारी से कर्मचारी के बीच क्या संबंध की स्पष्ट व्याख्या करना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही कर्मचारी से कई अधिकारी काम लेने की बात कहते हैं, अब वो कर्मचारी असमंजस की स्थिति में किसका काम पहले करे यह तय कर नहीं पाता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग में कर्मचारी का अधिकार, दायित्व और वह किसके प्रति उसकी लायबिलिटी बनती है यह स्पष्ट होना चाहिए। प्रबंधन के संगठन कार्य को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। तो यहाँ 4 कदम उठाने की बात है। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क।
कार्य की पहचान एवं विभाजन। दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन, विभागीकरण। पहले काम का पहचान कर लिया जाए और तब उसको बंटवारा किया जाए। कई डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं तो डिपार्टमेंट बना लिया जाए। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, कार्य को सौंपना, किस कर्मचारी को कौन सा कार्य है उस कार्य को उस कर्मचारी को ही सौंपना। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, सूचना प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। सूचना प्रेषित करना है, कर्मचारियों को सूचना प्रेषित करना है, उसके संबंध स्थापित करना होगा। तो सेकंड ऑर्गेनाइजिंग में यह सभी कार्य करने होते हैं। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। बताया गया इसके पहले है कि स्टाफिंग का कार्य जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। स्टाफिंग का अभिप्राय है कि पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना। इट रेफर टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विथ पीपुल। प्लानिंग में रिटेन रूप दिया जाता है उसका, जबकि ऑर्गेनाइजिंग में जो प्लानिंग में लिखित रूप में विचार लिखे गए उसको वास्तविक रूप में बदलने के लिए उद्देश्य से विभिन्न पदों को स्वरूप तैयार करना होता है। और अब प्लानिंग के अंतर्गत, ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत जिन पदों का स्वरूप तैयार किया गया उसके अनुसार भर्ती प्रक्रिया करना, कर्मचारियों की भर्ती करना, यह स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। अब इसमें ऑर्गेनाइजिंग के आधार पर संगठन जो बनाया गया है उसमें कर्मचारियों की भर्ती करना है, तो किस प्रकार कर्मचारी की भर्ती करना है। इसमें योग्य शिक्षित अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध किए जाते हैं। कारण कि संगठन की सफलता प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कुशलतापूर्वक किए गए कार्य निष्पादन पर आधारित है। इसलिए प्रबंध के स्टाफिंग का कार्य महत्व और भी बढ़ जाता है। कर्मचारी अच्छे होंगे तो कार्य सरलता से होगा, जो संस्था का उद्देश्य है उसको सरलता से प्राप्त किया जा सकेगा। अब स्टाफिंग के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, तो पहला है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। संस्था के लिए कितने मानव शक्ति की आवश्यकता है इसका आकलन करना। उसके बाद रिक्रूटमेंट, भर्ती प्रक्रिया लागू करना, पोस्ट निकालना, क्वालिफिकेशन उसके लिए निर्धारित करना, फार्म भरना, परीक्षा लेना। इसके बाद सिलेक्शन, चयन के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, कार्य पर लगाना था अभिविन्यास। फिर उसके बाद जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण और विकास। कर्मचारी जो भर्ती हो गया तो उसको ट्रेनिंग देकर तब काम कराया जाए। 6 नंबर पर परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रगति मूल्यांकन। जो कार्य कर रहे हैं तो उसके कार्य करने की प्रगति क्या है। अगला प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, पदोन्नत तथा करियर नियोजन, यानी कि कर्मचारियों का पदोन्नत, किस कर्मचारी का पदोन्नत किया जाए। कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति। लास्ट है कंपेंसेशन, यदि हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति। यह सभी जो है
स्टाफिंग के पॉइंट है। आगे पढ़ाया जाएगा